नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएं। तो आइए स्वन विज्ञान के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर स्वन प्रक्रिया की बात करें तो ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? जो स्वन शब्द है ये ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी मुंह से निकलने वाली जो सार्थक ध्वनि है वो स्वन के अंतर्गत आती है या उसे स्वन कहा जाता है। जो स्वन है ये ध्वनि की या जो हम उच्चारण करते हैं या जिन वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई स्वन है। ध्वनि ध्वन धातु में ई प्रत्यय के योग से ध्वनि शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम बात करें पतंजलि की, पतंजलि क्या कहते हैं कि स्फोट शब्द है ध्वनि शब्द गुण। इसमें ये मानते हैं कि भाषा के दो रूप हैं। प्रथम रूप तो क्या है? उच्चारण है, और उसका दूसरा रूप क्या है? अर्थ है। यानी स्फोट ही भाषा की मूल इकाई है। स्फोट यानी जो हम उत्पन्न कर रहे हैं। अतः इस दृष्टि से अगर देखें तो स्फोट का न्यूनतम तथा प्रथम अंश क्या है? स्वन ही है। यानी जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं, जो हम स्फोट उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अंग क्या है या अंश क्या है? वो स्वन है। भले ही उच्चारण से पहले अर्थ जो है वो वक्ता के मन में रहता है, लेकिन भाषा वाग्यंत्र में स्फोट है और इस स्फोट का महत्वपूर्ण रूप स्वन कहा जा सकता है। जब वाग्य जो हमारे वाग्य यंत्र है यानी ध्वनि को उत्पन्न करने वाले मुख में जो स्थान है उसमें सबसे पहले जो स्फोट उत्पन्न होता है, जो ध्वनि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो क्या है? स्वन है। तो इससे हम मान सकते हैं कि स्वन भाषा की या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें अगर देखें ध्वनि विज्ञान में विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। तो ये किस में कहा गया है? अंग्रेजी में, जिसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ध्वनि विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द कौन से हैं? फोनोटिक्स और फोनोलॉजी हैं। लेकिन ये दोनों शब्द पूर्णतया समानार्थक नहीं है, यानी इनके समान अर्थ नहीं निकलते। जो फोनोलॉजी शब्द है ये किसी विशिष्ट भाषा की ध्वनि व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होता है, चाहे वो अंग्रेजी की भाषा व्यवस्था है या हिंदी की भाषा की ध्वनि व्यवस्था है, उसके लिए फोनोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है। जबकि जो फोनोटिक है इसमें ध्वनि विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित जो विचार हैं वो फोनोटिक्स में रहते हैं। फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष से संबंध रखता है। जो फोनोलॉजी है यानी जिस भाषा को हम व्यवहार में लाते हैं उस भाषा की जो ध्वनि है उसके विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत फोनोलॉजी का संबंध जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि फोनोटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान और ध्वनि शास्त्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है और फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन या परिभाषा ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। ये मानते हैं कि जो फोनोटिक्स है इसके लिए ध्वनि विज्ञान और ध्वनि शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? फोनोटिक्स के लिए। लेकिन जो फोनोलॉजी है ये ध्वनि की प्रक्रिया का विज्ञान है, यानी ध्वनि, यहाँ पर तो ध्वनि विज्ञान की बात की जाती है लेकिन यहाँ पर ध्वनि की प्रक्रिया कैसे चलती है उसके बारे में बात की जाती है या उसको जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये ध्वनि विज्ञान शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। देखिए, अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान में भाषा के जो स्वन, स्वनिम, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ, ये विभिन्न तत्व है जिसका अध्ययन किया जाता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। स्वन अथवा ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है, इसे हम ध्वनि भी कहते हैं और उसे जब हम भाषा विज्ञान में हम इसकी बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसे स्वन कहते हैं। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के प्रत्येक जो श्रुति स्वन है या जो सुनने योग्य है उसको हम क्या कहते हैं? स्वन कहते हैं। इस बात को ओम प्रकाश भारद्वाज की परिभाषा से और ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक भाषिक स्वन अपने आप में एक विशिष्ट इकाई है। यानी भाषा का जो स्वन है, प्रत्येक भाषिक स्वन, वो अपने आप में एक विशेष है, उसकी एक अपनी अलग इकाई है, विशिष्ट है वो, जिसके अभिलक्षण उसके साथ के किसी दूसरे स्वन में
नहीं मिलते। यानी एक स्वन अपने आप में महत्वपूर्ण है, दूसरे में उसके लक्षण नहीं मिलते। जैसे इन्होंने क और ख का उदाहरण दिया है। क और ख के माध्यम से ये क्या बताना चाहते हैं कि स्थान और प्रयत्न के हिसाब से दोनों एक जाति वर्ग में है। क के बाद क्या है, क और ख, तो ये क्या कहते हैं, स्थान और प्रयत्न के हिसाब से एक जाति वर्ग बन जाता है, क्योंकि दोनों ही स्पर्श व्यंजन है, कंठे है और अघोष ध्वनियां हैं। दोनों की ये तो खासियत समान है, यानी स्पर्श में भी ये समान उच्चारण में है, कंठ से बोले जाते हैं, कंठे भी हैं, और इसके साथ साथ अघोष भी है ये ध्वनियां। लेकिन इनमें अलग अलग चीज़ें क्या है, जो क है ये अल्प प्राण है। क हम जब बोलते हैं तो कम समय लगता है, ये अल्प प्राण है, और जो ख है ये महाप्राणीय ध्वनि है। तो ये बातें दोनों को अलग कर देती है। तो ये क्या है, दोनों स्वन ही तो है, दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं, लेकिन कुछ असमानताओं के कारण ये अपना विशेष स्थान बना लेते हैं या विशेष जगह रखते हैं। यानी यही तो बात है कि जिनके अभिलक्षण उसके साथ के किसी दूसरे स्वन में नहीं मिलते, कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो दूसरे स्वन में नहीं मिलते, इसीलिए ये अपने आप में विशेष बन जाता है। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें स्वन प्रक्रिया में जाननी है या ध्यान में रखनी है। देखिए, जो स्वन है इसके प्रमुख लक्षण दो हैं। पहला लक्षण क्या है, स्वन भाषा की न्यूनतम इकाई है, ये भी हम जान चुके हैं। दूसरा क्या है कि स्वन जो है वो न्यूनाधिक मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कम या ज़्यादा दोनों ही मात्रा में। जैसे हमने क और ख की बात करी थी, वो वैसे तो अगर देखें तो एक ही वर्ण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन केवल अल्प प्राण और महाप्राण के कारण वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यानी अधिक, कम या ज़्यादा, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, फिर भी वो एक दूसरे से भिन्न ही होते हैं। यानी जो स्वन है ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वन माना गया है, और चाहे कम या ज़्यादा अंतर हो फिर भी स्वनों में आपस में अंतर ही रहता है। तो अगर बात करें तो हमारे संसार में अगर देखें, पशु पक्षियों की जो बोलियां हैं या ताली बजाने की जो ध्वनियां हैं, ढोल बजाने से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, ये ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। केवल मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं उन्हीं का भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो शब्द का जो स्फोट है उसी को ध्वनि कहा है, और भाषा विज्ञान में अगर देखें तो वो स्वन जो सबसे छोटी इकाई है वो उसी स्फोट के कारण उत्पन्न है, और इसी का भाषा विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। और वो लघुतम जो इकाई है उसका स्वन, उसका उच्चारण हम या उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्वन के नाम से जानते हैं। तो स्वन प्रक्रिया भी तो क्या है, स्वन विज्ञान या स्वन प्रक्रिया, ये भी तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को जानना, पहचानना, यही तो स्वन के अंतर्गत आता है। अब अगर बात करें जैसे गूंगा है या जो जन्मजात जड़ बुद्धि व्यक्ति है, तो क्या हम उनकी वाणी को सही मानेंगे? क्या हम उनका आदान प्रदान कर सकते हैं उनके साथ? तो ये शायद संभव नहीं। तो भाषा वैज्ञानिक जो हैं वो भी भाषा विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत 4 शाखाएं मानते हैं, और इसमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? सब स्वन विज्ञान ही है, जिसे इन्होंने स्वनिकी भी कहा है। ये कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत भाषा की लघुतम इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसे जानने पहचानने का प्रयास किया जाता है। लिपि प्रणाली के विकास से पूर्व इसी स्वन विज्ञान के अंतर्गत वाक ध्वनियों के उच्चारण और प्रत्यक्षीकरण का भी बहुत अधिक महत्व रहता है। देखिए, जो वाक ध्वनियाँ हैं, वाक यानी वाणी के माध्यम से, पहले हम बोलना शुरू करते हैं उसके बाद हम लिखते हैं, यानी वाक वाणी को लिपिबद्ध करने से पहले यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि जो ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया है इसमें मुख्य भूमिका किसकी रहती है? मुख की रहती है। यानी जो मुख है ये ध्वनि उत्पादन करता है, और मुख में भी अगर हम देखें तो जो जीवा है, जीवा अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जीभ के साथ साथ जो होठ है, ओष्ठ या होठ है, वो भी तो अपना कार्य करते हैं, और इनके साथ साथ जो अन्य वाक अवयव है जिनके द्वारा बोला जाता है वो अवयव भी यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन्हीं के सहयोग से हम स्वनों को उच्चरित करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो भाषा वैज्ञानिक ध्वनि उत्पादन की जो प्रक्रिया है
या स्वन उत्पादन की जो प्रक्रिया है, ध्वनि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उसे ये 3 भागों में विभाजित करते हैं या 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्पादन है, फिर संवहन है और उसके बाद ग्रहण है। देखिए, सबसे पहले तो एक व्यक्ति के मुख से वाणी का उत्पन्न होना, फिर उसको प्रसारित करना, दूसरे के पास भेजना, वहन करना और उसके बाद उसको एक व्यक्ति के द्वारा ग्रहण करना। क्योंकि देखिए, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो 2 व्यक्तियों में होती है। यहाँ से जो उत्पन्न हो रहा है वो ग्रहण कौन कर रहा है? दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर रहा है। तो जो बीच की प्रक्रिया है वो संवहन की प्रक्रिया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले मुख के द्वारा ध्वनि का उत्पादन होता है। दूसरी प्रक्रिया क्या रहती है कि कान के द्वारा हम, जो दूसरा व्यक्ति है वो कान के द्वारा ध्वनि को सुनता है। हमारे मन में जो विचार उठते हैं उनको हम प्रकट करने के लिए विशेष ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और श्रोता और वक्ता के जो ध्वनि प्रतीक समान होने पर दोनों एक दूसरे की बात को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। यही प्रक्रिया विचारों के संप्रेषण में भी घटित होती है। आपकी पुस्तक में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने जो स्वन उत्पादन की प्रक्रिया बताई है उसकी तालिका भी दे रखी है, वो मैंने यहाँ पर नहीं डाली है क्योंकि पुस्तक में वो बहुत साफ तौर पर है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एक है वक्ता, दूसरा जगत और तीसरा क्या है? श्रोता। यहाँ पर सबसे पहले जो वक्ता है, वक्ता के मस्तिष्क में एक विचार आता है। तो वक्ता क्या करता है? उस विचार के द्वारा वो, सबसे पहले अगर हम देखें तो वक्ता है यानी बोलने वाला, वक्ता के मस्तिष्क में एक विचार आता है, एक विकार आता है। उससे वो अपनी स्नायु पद्धति से, जो उसके शारीरिक तंत्र है उससे वो स्वर तंत्री में वो स्वर तंत्री से वो विचार जो है वो प्रकट होता है। स्वर तंत्री से जो वायु उत्पन्न होती है वो वायु उसे कर्ण तक लेकर जाती है। कर्ण किसका है? श्रोता का कर्ण है, यानी श्रोता के कान तक लेके जाती है और श्रोता के कान से वो ध्वनि उसके मस्तिष्क में पहुंच जाती है, यानी उसके दिमाग में वो चली जाती है और मस्तिष्क में पहुंचकर वो उसके दिमाग में जब हलचल मचती है उसी बात से उसको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। किसका? जो वक्ता ने कहा। जो वक्ता ने कहा वो बात जो श्रोता है उस तक कैसे पहुंची? सबसे पहले वक्ता के मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार को उसने कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने स्वर तंत्री के माध्यम से उस विचार को वाणी देने का प्रयास किया और वो वाणी वायु के माध्यम से श्रोता के कर्ण तक पहुंची और कान से दिमाग तक पहुंची, मस्तिष्क तक पहुंची और उसी से उसने ज्ञान प्राप्त किया। किसका ज्ञान? जो वक्ता कहना चाहता था। तो ये उदय नारायण तिवारी ने ये बहुत सुंदर प्रक्रिया के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया है कि जो संप्रेषण प्रक्रिया है ध्वनि के माध्यम से किस प्रकार पूर्ण होती है। स्वन विज्ञान की शाखाओं की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये 5 शाखाएं हैं। देखिए, मानव के मुख से 2 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, एक तो सार्थक ध्वनियाँ और दूसरा क्या है? निरर्थक ध्वनियाँ। स्वन विज्ञान के अंतर्गत जिनका अध्ययन किया जाता है वो मानव मुख से उत्पन्न सार्थक ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता है। इसके लिए एक वक्ता होता है और दूसरा क्या है? श्रोता होता है, यानी 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक यहाँ पर वक्ता है और दूसरा श्रोता है। जो वक्ता सार्थक ध्वनियाँ उत्पन्न करता है वो कौन सुनता है? श्रोता सुनता है और इन्हीं ध्वनियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है स्वन विज्ञान के अंतर्गत। तो इसकी जो प्रमुख 3 शाखाएं हैं उसमें पहली जो है औपचारिकी ध्वनि विज्ञान है। देखिए, औपचारिकी ध्वनि विज्ञान की अगर बात करें तो जब मानव ध्वनि का उच्चारण करता है तो उसमें वो क्या करता है? अपने वाग यंत्र या जो विभिन्न उसके मुख अवयव हैं उसका प्रयोग करता है। इन अवयवों से एक विशेष ध्वनि का उच्चारण होता है जिसमें कि ये अवयव गतिशील हो जाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे होकर ये ध्वनि का उत्पादन करते हैं। ये अवयव कौन से हैं? जो हमारे मुख में है, जैसे जीभ है, ओष्ठ हैं, तालु है, काकल है, ये सब अलग अलग ध्वनि को उत्पन्न करने में अपना सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में कुछ अवयव होते हैं जो अचल रहते हैं और कुछ अवयव होते हैं जो चल रहते हैं, यानी औपचारिकी उच्चारण करना। यहाँ पर क्या है? उच्चारण करने में कुछ अवयव यहाँ पर जो है वो चलायमान होते हैं और कुछ यहाँ पर अचल रहते हैं, यानी हिलते नहीं हैं, और कुछ
कुछ में कंपन होता है, कुछ में गतिशीलता आती है। ये ध्वनि के उच्चारण पर निर्भर करता है कि हम किस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, किस स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो कुछ जो अचल ध्वनि अवयव हैं, जैसे दांत है, तालु है, इस के विभिन्न भागों को इसमें दिया जा सकता है। तो ध्वनि उच्चारण संबंधी अगर बात करें तो ध्वनि विज्ञान में वाग यंत्र के सभी अवयव यहाँ पर क्रियाशील रहते हैं। उनकी गतिशीलता या संकुचित होने की जो अवस्था है उसका अध्ययन भी यहाँ पर किया जाता है, जो चलायमान है या जो गतिशील है। एक है अचल। अचल में कौन से आ गए, जैसे दांत है, तालु के विभिन्न भाग आ गए। जो चलायमान है या जो गतिशील है, गतिशील में जिनका अध्ययन किया जाता है उसमें कौन से आ जाते हैं, उसको 4 भागों में ये बांट रहे हैं कि समस्त जो अवयव हमारे मुख्य अवयव हैं उनको हम उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत या औपचारिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जो पहला भाग है उस पहले भाग में ये मानते हैं, जैसे सांस लेने वाली जो नलिका है, श्वास नलिका, या इसके साथ साथ जो भोजन नलिका है वो इसमें आ जाती है। और अभिकाकल। अभिकाकल क्या होता है, जो श्वास नलिका के आगे एक पर्दा सा लगा रहता है, जब भोजन जाता है तो अभिकाकल उस पर्दे से श्वास नलिका को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नलिका में ना जा सके। तो ये श्वास नलिका, भोजन नलिका और अभिकाकल, ये 4 भाग हैं। 4 भागों में जो पहला भाग है उसमें ये तीनों शामिल है। दूसरा जो इसका भाग है जिसमें समस्त अवयव जो हमने 4 भागों में बांटे थे, दूसरे में स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र मुख है और स्वर तंत्री है। तीसरे में अगर हम बात करें तो मुख विवर है, नासिका है और इसके साथ साथ कौवा है। कौवा कौन सा होता है, जो हमारे गले में एक भाग लटका हुआ हमें दिखाई देता है वो कौवा कहलाता है। इसके बाद जो चौथा भाग आ जाता है, चौथे भाग में तालु है, जीभ है, ओष्ठ और दांत यानी आगे का। अब इसको अगर देखें तो एक तो जो नलिका वाला भाग है वो आ जाता है, जो श्वास नलिका है और जो भोजन नलिका है। इसके बाद आ जाता है जो स्वर तंत्र है, जो हमारे गले में एक ऐसा तंत्र होता है, यंत्र होता है जहाँ से स्वर उत्पन्न होते हैं या वाणी उत्पन्न होती है। इसे स्वर तंत्री भी कह सकते हैं, स्वर यंत्र मुख भी कह सकते हैं। उसके बाद का जो भाग है उसमें मुंह का भाग आ जाता है, मुख विवर आ जाता है, नाक आ जाता है और हमारा जो कौवा है वो आ जाता है। इसके आगे जो है वो तालु आ जाता है, तालु के बाद जीभ आ जाती है, जीभ के बाद होठ आ जाते हैं और होठ के साथ दांत आ जाते हैं। यानी इस तरह से ये क्रमानुसार सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं और इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। तो ये कौन सा है, उच्चारण जहाँ से होता है ध्वनियों का, और ध्वनि विज्ञान में इसमें ये ध्यान दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है कि कौन सी ध्वनि का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो कौन सा है, संचारिकी। संचारिकी यानी संचार करना, प्रसारण करना या प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान भी इसको कहते हैं। देखिए, जब कोई वक्ता कुछ कहता है, कोई ध्वनि उत्पन्न करता है तो वो चारों ओर फैल जाती है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि भाषा विज्ञान के साथ साथ भौतिक शास्त्र भी ध्वनि का अध्ययन करता है। यानी जो हमारा भौतिक विज्ञान है वो भी तो ध्वनियों का अध्ययन करता है। इसमें जो प्रसारणिक जो ध्वनि विज्ञान का बहुत ही गहराई से इसमें अध्ययन किया जाता है। संचारिकी ध्वनि विज्ञान में यानी ये संचार कैसे होगा, इसके साथ साथ इसमें प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान के नियम, परिणाम, सिद्धांतों आदि के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जो उच्च आवृत्ति वाले जो यंत्र है, राडार है आदि उपकरण बनाए जाते हैं, परंतु भाषा विज्ञान में अगर देखें तो ध्वनि विज्ञान की ये शाखा बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद आ जाता है श्राविकी या श्रोतिकी ध्वनि विज्ञान यानी सुनने संबंधी। देखिए, सुनने की अगर बात करें तो जब तक कोई दूसरा सुनने वाला नहीं होगा तब तक हमारी बात की कोई सार्थकता नहीं है। तो ध्वनि विज्ञान की जो ये शाखा है वो इस बात का अध्ययन करती है कि हम ध्वनि को सुनते कैसे हैं। यह शाखा भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी है, उच्चारण या उच्चारणिक ध्वनि विज्ञान की जो शाखा है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। श्रोतकी ध्वनि विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है या सुनने संबंधी जो हम ध्वनि विज्ञान कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर जो करण प्रक्रिया है, सुनने की जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान
दिया जाता है कि किस प्रकार जो ध्वनि की तरंगें हैं वो बाहरी कर्ण की नलिका में प्रवेश करती है, फिर वो मध्य कर्ण में गुजरती है, फिर वो अभ्यंतर कर्ण की झिल्ली पर टकराती है और तब उसमें कंपन होता है। ये जो झिल्ली होती है कान के भीतर, ये अनेक तंतुओं के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और जब ध्वनि तरंगें उस झिल्ली पर कंपन पैदा करती है, देखिए कान को इन्होंने 3 भागों में बांटा है और कान के भीतर जो अलग अलग भाग हैं इसमें जब झिल्ली के पास पहुंचती है, ये झिल्ली जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है और इसी झिल्ली के माध्यम से जो दिमाग तक ये संदेश पहुंचाया जाता है और उसी से हम ध्वनि को सुन पाते हैं या कही हुई बात को समझ पाते हैं। भाषा विज्ञान में अगर देखें तो ध्वनि विज्ञान की इस शाखा की बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, क्योंकि श्रवण के आधार पर ध्वनि का अधिक स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमने उसको ठीक से सुना या ठीक से ग्रहण किया। कई बार क्या होता है कि कई ध्वनियाँ बहुत मधुर होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सबको अच्छी लगें। किसी को कोयल का कूकना बहुत अच्छा लगता है, उसकी ध्वनि में बहुत मधुरता लगती है, लेकिन कई बार वही ध्वनि हमें बहुत कर्कश भी लगती है। यानी ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सुन रहे हैं वो सबको समान अनुभव हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से गाने हैं जो हमें बहुत ही कर्ण को मधुरता देते हैं, कानों को अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वो उतना ही अच्छा लगे। यानी ये किस पर निर्भर करता है, श्रोता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण शाखा नहीं है जिसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये मुख्यतः 3 है इसमें। उसके बाद प्रायोगिक स्वन विज्ञान और ऐतिहासिक स्वन विज्ञान में जो प्रयोग के अंदर जो स्वन रहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक स्वन में जो हमारी स्वन प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो मुख्यतः यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 जो शाखाएं हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर प्रायोगिक स्वन विज्ञान के बारे में भी बता सकते हो और ऐतिहासिक स्वन विज्ञान के बारे में भी बता सकती हो, लेकिन ये भी दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो औपचारिक ध्वनि विज्ञान की यहाँ पर है, जो आपको बहुत अच्छे से ये करना है। तो आज हमने जाना कि स्वन प्रक्रिया क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी शाखाएं कौन कौन सी है जिनमें अध्ययन किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।